फिर जो ब्लड डीमन है वो आगे कहता है कि उस समय मैंने अपनी डिवाइन बॉडी के ऊपर रिलाई करते हुए जो राइटियस कल्टिवेटर्स और जो डेमोनिक कल्टिवेटर्स थे उनके साथ लड़ाई की। यहाँ तक कि जो होली लैंड के बूढ़े कमीने थे उन्होंने अपनी इमोर्टल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए भी मेरे ब्लड बॉडी के ऊपर हमला किया, तब भी वो मुझे चोट भी नहीं पहुंचा पाए। और अभी के लिए मेरी जो इमोर्टल बॉडी है उसने कम से कम अपनी 70% पावर को रिकवर किया है। अगर मैं इस वेस्टलैंड के अंदर की सारी सोल्स को अपने अंदर कंज्यूम कर लूँ तो मेरी जो पूरी पावर है वापस से रिकवर हो जाएगी। और एक बार जब मेरी पूरी पावर रिकवर हो जाएगी तब मुझे सेंट्रल डोमेन में कोई भी रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक तुम्हारी बात रही होंग, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उस मौके को नजरअंदाज कर दिया, ये तुम्हारी गलती है। इतना कहने के बाद जो ब्लड डीमन है वो हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद जो होंग है वो अपने मन में कहता है कि ये पहले ही कोसुलेटेड बॉडी रिलम में पहुंच चुका है, ये अच्छी बात नहीं। इतना कहने के बाद जो होंगे अपने पर्पल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने आजू बाजू एक शील्ड तैयार कर लेता है, लेकिन इससे भी उस ब्लड डेमन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता बल्कि उस शील्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से हमारे हंग को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। अपने आप को चोट लगने के बाद जो होंगे वो अपने मन में कहते हैं कि मैं इस ब्लड डेमन के साथ नहीं लड़ सकता, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे लड़ने यानी कि सुसाइड करने जैसा है। बस मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपने डांटियन को पूरी तरह से जला देना होगा और मेरी जिंदगी इस फाइट के ऊपर डिपेंड है, ऐसा कहकर इसके साथ लड़ाई करता रहूं। इतना कहने के बाद जो हमारा होंगे वो अपने गोल्डन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। गोल्डन फ्लेम को एक्टिवेट करने के बाद जो हमारा होंगे अपने गोल्डन फ्लेम को एक ड्रैगन का शेप देते हैं, उस गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड डेमन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस गोल्डन ड्रैगन से भी उस ब्लड डेमन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन ड्रैगन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उस गोल्डन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो ब्लड डेमन है वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हमारे होंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो होंगे फिर से अपने गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है और अपने मन में कहता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने अपने एक ही हाथ के साथ मेरे जो गोल्डन ड्रैगन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी मुझे क्या करना चाहिए? हमारा होंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो ब्लड डेमन है वो हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है। उस ब्लड डेमन का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से हमारे होंग की जो शील्ड है वो चकनाचूर हो जाती है और उस हमले के इम्पैक्ट की वजह से जो हमारा होंग है उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर जो किंग और जो प्रिंसेस है वो पहुंच जाती है। प्रिंसेस इतने बड़े ब्लड डेमन को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है और किंग से कहती है कि फादर ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है, कितना ज्यादा डरावना है। और जो किंग है वो भी इतने बड़े ब्लड डेमन को देखने के बाद काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वो अपने मन में कहती है कि द ग्रेट वीक एविल हंटिंग सोर्स है, यहाँ तक कि ये जो डिवाइन कल्टिवेटर्स है वो भी उसका सामना नहीं कर सकते। लगता है कि मेरी जो कंट्री है वो आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगी। फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि खांसते हुए अपने आप को संभालने लगता है और संभालते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मेरा इमोर्टलिटी तक जाने का जो रास्ता है क्या यहीं पर ही खत्म होने वाला है? लेकिन मैंने इस कल्टीवेशन मेथड को काफी ज्यादा मुश्किल से पाया है, मैं इसे एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ, मैं इमोर्टलिटी तक जरूर ही पहुंच कर रहूंगा। क्या मुझे उस कमीने यूजुलियन से मदद मांगनी चाहिए? और अगर मैंने उसे मास्टर के तौर पर एक्नॉलेज किया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात होगी। लेकिन वो अभी के लिए नॉनसेंसुअल स्टेज पर है जो कि कंसोलिडेटेड बॉडी स्टेज से काफी ज्यादा निचले लेवल पर आता है, क्या उसकी मदद लेना मेरे लिए इफेक्टिव होगा? फिर जो ब्लड डेमन है वो हंसते हुए हमारे होंग से कहता है कि हम लोग कल्टिवेटर्स इमोर्टलिटी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हो और तुम अनविलिंग हो क्योंकि तुम मेरे साथ रहने के लिए मना कर रहे हो, और जो कि तुम रहने के लिए मना कर रहे हो तो तुम मरो और मेरा एक हिस्सा बनकर रहो। लेकिन तुम्हारी जो इमोर्टल बनने की जर्नी है उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें मारूंगा तब मुझे तुम्हें पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा, तब तुम मेरा ही हिस्सा बनोगे और जैसे मैं इमोर्टल बनूंगा वैसे ही तुम भी इमोर्टल एक तरह से बन ही जाओगे। इतना कहने के बाद जो ब्लड डेमन है वो हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो होंग है वो पूरी तरह से निराश हो जाता है और कहता है कि क्या ये सब कुछ यहीं पर ही खत्म हो जाएगा? मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है, क्या मुझे हार मानना चाहिए या फिर मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए? इतना सोचने के बाद जो हमारा होंग है वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे आकर बचाइए। ये सुनने के बाद जो ब्लड डेमन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मास्टर, अच्छा तो तुमने किसी और को सर्व करने का डिसाइड किया है?
है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हुए हमारे होंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे डिसाइपल हो, फाइनली तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हारा एक मास्टर भी है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस ब्लड डेमन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा एटीट्यूड में और काफी ज्यादा बैडेस्ट तरीके से उससे कहता है कि मैं इसका मास्टर हूँ। ये सुनने के बाद जो ब्लड डेमन है जोर जोर से हंसते हुए हंग से कहता है कि हंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक विद्य से पिक नॉनसेंसुअल लेवल वाले कल्टीवेटर के सामने झुकते हुए उसे अपना मास्टर बना लोगे। ये सुनने के बाद जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं यूजेलिन को काफी ज्यादा नफरत करता हूँ लेकिन अभी के लिए वही मेरा सेवियर है। हालांकि ब्लड डेमन के खिलाफ खड़े होने से वो सिर्फ मिसफॉर्चून को ही लेकर आएगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड डेमन से कहता है कि जैसे कि तुम मुझे अपने से काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, मैं भी तुम्हें अपने से काफी ज्यादा कमजोर समझ सकता हूँ ना। ये सुनने के बाद जो ब्लड डेमन है हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एक चींटी आसमान की ऊंचाई नहीं जानती, मेरे प्राइम में मेरे एक थूक के बूंद ने भी तुम्हें डुबा दिया होता। फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, ए डिसाइपल जानता है कि आप ब्लड डेमन का सामना नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, लेकिन अभी भी आपके पास एक मौका है, आप यहाँ से भाग जाओ। होंग की बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए होंग से कहता है कि क्या भाग जाओ, ये इम्पॉसिबल है, बस तुम देखो आखिर तुम्हारा मास्टर इस कम्युनिटी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो होंगे काफी ज्यादा हैरान हो जाते और एक उम्मीद भरी नजरों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनने के बाद जो ब्लड डेमन है जोर जोर से हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल बात है क्योंकि मेरे एक ही हमले के साथ तुम मारे जाओगे। इतना कहने के बाद जो ब्लड डेमन है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगता है ताकि वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने हाथों के नीचे दबाते हुए उसे जान से मार दे। ब्लड डेमन को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा फिक्र करने लगते है, इसीलिए वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के ऊपर अर्ली स्टेज कंसोलिडेटेड बॉडी रियलम के एनिमी ने हमला किया है, इसीलिए जो पैसिव इफेक्ट है उसे चालू किया जाता है और हमारे जो होस्ट है उनके कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए उन्हें मिड स्टेज कंसोलिडेटेड बॉडी रियलम पर पहुंचाया जाता है। सिस्टम के इतना कहने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की जो कल्टीवेशन है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही हमले के साथ जो ब्लड डेमन का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो हाथ वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो ब्लड डेमन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक नॉनसेंसुअल लेवल वाला कल्टीवेटर आखिर मेरे हाथ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन तभी जब डेमन हमारे मेन कैरेक्टर को ध्यान से देखता है तो उसे भी ये पता चल जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी कंसोलिडेटेड बॉडी रियलम पर पहुंच चुका है। और हमारे मेन कैरेक्टर की कल्टीवेशन देखने के बाद जो होंगे वो भी काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और अपने मन में कहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा तो सरफेस के ऊपर वो नॉनसेंसुअल लेवल वाला कल्टीवेटर है ऐसा दिखा रहा था, लेकिन वो रियलिटी में कंसोलिडेटेड बॉडी रियलम पर है। इसमें कोई भी ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है कि वो मुझे बार बार क्यों प्रोवोक कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे कंसोलिडेटेड बॉडी रियलम की स्ट्रेंथ है। मैं लगभग उसके जाल में फंसी गया था, शुक्र है कि मैंने उस समय वहां पर कुछ भी नहीं किया था, अगर मैंने वहां पर कुछ किया होता तो मैं अब यहाँ पर जिंदा नहीं होता। और हमारे मेन कैरेक्टर के पावर देखने के बाद जो प्रिंसेस है वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी है तो कहती है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है, मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। और हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जो ब्लड डेमन है वो काफी ज्यादा बुरा है और साथ ही में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, जिसके वजह से उसे हराना इतना भी आसान नहीं होगा। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को महसूस करते हुए कहता है कि अच्छा यही है कंसोलिडेटेड बॉडी रियलम के पावर, ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ के साथ जो अर्थ और जो हेवन है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर जो ब्लड डेमन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि भले तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है वो कंसोलिडेटेड बॉडी रियलम पर हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक और मेरी जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसमें काफी ज्यादा बड़ा गैप है। इतना कहने के बाद जो ब्लड डेमन है वो अपने हाथ को रिकवर कर लेता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से आगे कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर असली पावर क्या होती है।
इतना कहने के बाद जो ब्लड डेमन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उस ब्लड डेमन के हमले को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है। उस ब्लड डेमन के हमले को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उस ब्लड डेमन से कहता है कि तुम असली पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ह्यूमन किंग सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से उसके पीछे फिर से ऑरा से बने हुए काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटी आ जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी एंटिटी का इस्तेमाल करते उस ब्लड डेमन के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, और हमारे मेन कैरेक्टर के हमले के वजह से जो ब्लड डेमन है उसके जो हाथ है वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ब्लड डेमन के काफी ज्यादा अच्छी तरह से खातिरदारी करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड डेमन को चिढ़ाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम इसी कल्टीवेशन टेक्निक्स के गैप के बारे में बातें कर रहे थे। और साथ ही में जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो ह्यूमन किंग सील है वो सिस्टम आइडल ट्रेनिंग के द्वारा कल्टीवेट की गई है, और ये जो ह्यूमन किंग सील है वो ग्रेट कंप्लीशन लेवल पर पहुंच चुकी है। मैंने पहली बार इसे इस्तेमाल किया था तब से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। फिर हमें उस ब्लड डेमन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम अभी भी उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे मार नहीं सकती, और अगर ये बैटल ऐसी ही चलती रही तो तुम जरूर हार जाओगे। ये सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसकी जो इमोर्टल ब्लड बॉडी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी नई टेक्निक को यही पर टेस्ट करना चाहिए। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ब्लड डेमन से कहता है कि पहले वाली टेक्निक के बारे में भूल जाओ, अभी मैं जिसका इस्तेमाल करने वाला हूँ उसके बारे में तुम क्या सोचोगे, जरा मुझे बताना। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ग्रेट वेस्टलैंड इम्प्रेजिंग हेवन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर उसी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर को सबसे पहले सिस्टम ने दिया होता है, लेकिन अभी के लिए जो फिंगर टेक्निक है वह हमारे मेन कैरेक्टर की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक बन चुकी होती है, क्योंकि वो परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुकी होती है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन के ऊपर हमला कर देता है, और हमला करते वक्त वो फिर उस फिंगर्स के बारे में काफी कुछ ज्ञान की बातें बताता है जो कि मैं आपको बताते हुए बोर नहीं करना चाहता, इसलिए उसे स्किप करते हुए सीधा उस हमले की तरफ आते उस हमले को अपने तरफ आता हुआ देखकर जो ब्लड डेमन है काफी ज्यादा चौंक जाता है, और उस हमले को रोकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें जो कुछ भी कहा था वो सारे के सारे शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लड़ने के लायक हो। चलो होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करते, एक आखिरी मूव और चलो देखते हैं कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। इतना कहने के बाद जो ब्लड डेमन है वो भी अपनी पूरी पावर लगाते हुए अपने ब्लड सर्च टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे मेन कैरेक्टर की जो फिंगर टेक्निक है परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का हमला जो है काफी तेजी के साथ आकर उस डेमन के उस ब्लड सर्च को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा आकर उससे टकरा जाता है और उसकी जो ब्लड बॉडी होती है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने बॉडी को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर जो ब्लड डेमन है काफी ज्यादा चौंक जाता है, और साथ ही में हमें उसके आंखों में हमारे मेन कैरेक्टर के खिलाफ कितना ज्यादा डर है वो भी दिखाया जाता है। फिर जो ब्लड डेमन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि आखिर इस जैसे एक उजड़ी और इतनी ज्यादा बेकार जगह पर आखिर इस तरह का मॉन्स्टर कैसे हो सकता है, क्या मैं बाहरी दुनिया से इतने लंबे समय तक दूर हूँ कि यहाँ पर की जो टैलेंट्स है वो काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल बन चुके हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर की उस पावरफुल टेक्निक को देखने के बाद जो होंगे वो भी काफी ज्यादा चौंक चुका होता है, और अपने मन में कहता है कि ये जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने मेरे जो 3000 फिल्म स्क्रिप्चर है वो कुछ भी नहीं है। इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं कि इससे पहले वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था, क्योंकि वो मुझे खतरा भी कंसीडर नहीं करता था। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड डेमन ने पूछे हुए सवालों का जवाब उसे देने लगता है, उससे कहता है कि मैं जोआन टियानसेट से हूँ, मैं जोआन टियानसेट के मिस्टी पिक का लॉर्ड हूँ और मेरा नाम ए जुनलिन है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो ब्लड डेमन है काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, जब मैं वेस्टलैंड प्रोविंस के अंदर घुसने वाला था तब मैंने यहाँ पर सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की थी। मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया था तब मुझे पता चला था कि जो जोआन टियानसेट का लीडर है वो भी अभी तक नॉनसेंसुअल स्टेज तक नहीं पहुंचा है। इतना सोचने के बाद जो ब्लड डेमन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यूजुअली मैं तुम्हें जरूर ही याद रखूंगा। इतना कहने के बाद जो ब्लड डेमन है वो अपने ब्लड एस्केपिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, और वो धीरे धीरे कर अपने आप को ब्लड में कन्वर्ट करने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान
हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छी बात नहीं, वो यहाँ से भागने वाला है, अगर वो यहाँ से भाग गया तो जो आगे आने वाले परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। फिर हमें ब्लड डेमन को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर ब्लड में कन्वर्ट हो रहा होता है। कन्वर्ट होते वक्त वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यूजिलिन, अगली बार जब हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे तब मैं इतना ज्यादा केयरलेस नहीं होऊंगा। इतना कहने के बाद जो ब्लड डेमन है अपने आप को पूरी तरह से ब्लड में कन्वर्ट करते हुए वहां से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अगली बार आएगा ही नहीं। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिर्फ खाली हाथों से उस ब्लड डेमन को वहीं पर ही पकड़ लेता है। जिसे इस तरह से पकड़ता हुआ देखकर जो ब्लड डेमन है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डरावने तरीके से उससे कहता है कि ह्यूमन ब्लड को खाने वाले तुम गॉड्स और ह्यूमन के बीच में तुच्छ हो, तुम्हारा इस दुनिया से गायब होने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिर्फ खाली हाथों के साथ उस ब्लड डेमन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने खाली हाथों से उस ब्लड डेमन को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर जो हंग है काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि जो ब्लड डेमन है उसने पूरे के पूरे सेंट्रल डोमेन को हिला दिया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने खाली हाथों के साथ ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और ब्लड डेमन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर जो किंग और जो प्रिंसेस है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगते हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ब्लड डेमन को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद जमीन पर उतर आता है। जमीन पर उतर आ जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि सिस्टम, आखिर मेरे रिवॉर्ड्स कहाँ पर है? हर बार मुझे तुम्हें रिवॉर्ड्स के बारे में याद दिलाना पड़ता है, आखिर तुम किस तरह के प्रोफेशनल हो? ये सुनने के बाद जो सिस्टम में वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आ रहा हूँ, आपका रिवॉर्ड तैयार है, हैंडसम, डैशिंग और बैड एस होस्ट। इतना कहने के बाद जो सिस्टम में वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक सुप्रीम बोन देता है। फिर सिस्टम हमें उस सुप्रीम बोन के बारे में बताता है कि एक मिस्टीरियस सुप्रीम बोन है जिसके के ऊपर रूइंस लिखे गए हैं और जो कोई भी सुप्रीम बोन को पोजेस करता है उसे एक सुप्रीम इनेट क्वालिटी दी जाती है जो कि उन्हें पेयरलेस ओवरलॉर्ड बनाती है। उस सुप्रीम बोन की पूरी तरह से जानकारी देने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या होस्ट इस सुप्रीम बोन को अपने साथ फ्यूज करना चाहते हैं या नहीं। उस सुप्रीम बोन की पूरी तरह से जानकारी पा लेने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि क्या एक पेयरलेस ओवरलॉर्ड ये मुझे बना सकती है? कितना ज्यादा ऑसम है, जल्दी से मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी से उसे मेरे अंदर फ्यूज कर दो। हमारे मेन कैरेक्टर कितना कहने के साथ ही जो सिस्टम है वो उस बोन को हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कंबाइन करना शुरू कर देती है और एक बार जब वो बोन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो जाएगी तब उसकी जो कॉम्बैट पावर है स्काई रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी और देखते ही देखते हमारा जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर उस बोन को फ्यूज कर देता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस बोन को अपने बॉडी के अंदर फ्यूज कर रहा होता है तब उसकी एनर्जी के अंदर उतार चढ़ाव यानी कि उसकी एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही होती है। जिन फ्लक्चुएशन को महसूस करने के बाद जो हंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर इस आदमी ने अभी क्या किया। उसके अंदर से जो मैंने एनर्जी के फ्लक्चुएशन महसूस की उस फ्लक्चुएशन को महसूस करने के बाद मेरा जो दिल है वो पूरी तरह से कांप उठा और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने साथ ग्रेट फॉर्चून को लेकर चलता है, नहीं तो इस जैसे वेस्टलैंड के अंदर इस जैसे मॉन्स्टरस टैलेंट को लेकर कौन आ सकता है। और मुझे जल्द से जल्द उसके असली स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाना होगा और मुझे अपने आप को भी कॉन्सुलेटेड बॉडी रियलम में ब्रेक थ्रू करवाना होगा क्योंकि अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तब भी मेरे पास उसके खिलाफ लड़ने का एक मौका होगा। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि किंग के पास आ जाता है और अभी भी वो किंग जो है वह हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। जिसे शुक्रिया अदा करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस तुम एक अच्छे एम्परर बनो और अपने जो लोग हैं उन्हें काफी अच्छे तरह से ट्रीट करो। ये सुनने के बाद जो किंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपने जो कोई भी मुझे सिखाया मैं उसे जरूर याद रखूंगा। फिर जो प्रिंसेस है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि डिवाइन इमोर्टल में भी ज़ोंटियान सेक्ट में ज्वाइन होना चाहती हूँ और मैं भी आपकी तरह डेमोस को मारते हुए लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ। प्रिंसेस की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस का स्टेटस देखने लगता है जहाँ पर उसका नाम जाओलिंगर होता है, उसका जेंडर फीमेल होता है, उसके पास किसी भी तरह की कल्टीवेशन नहीं होती, उसके पास टॉप ग्रेड वाटर स्पिरिट रूट होता है और वो वे किंगडम की प्रिंसेस होती है। जिस स्टेटस को देखने के बाद हमारा
हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसके पास कल्टीवेशन करने की काफी अच्छी एफिनिटी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लिंगर से कहता है कि लिंगर, तुम्हारे पास काफी अच्छा वाटर स्पिरिट रूट है और तुम एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट हो। अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन करने का काफी ज्यादा अच्छा डिटर्मिनेशन है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो किंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लिंगर से कहता है कि जल्दी से डिवाइन इमोर्टल को तो शुक्रिया अदा करो। ये सुनने के बाद जो लिंगर है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करने लगती है। फिर जो किंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि डिवाइन इमोर्टल, आपने हमारे वी किंगडम को बचाए, इसीलिए मैं अपनी तरफ से और वी किंगडम के लोगों के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए एक बैंकेट को ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। इसीलिए आप कुछ दिनों के लिए जिंगटियान पैलेस के अंदर रहते हुए थोड़ा सा आराम करिए। किंग की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी किंग की बात मान लेता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर में होंग को दिखाया जाता है, जिसका देखते ही देखते लेवल अप हो जाता है। लेवल अप के साथ उसे जितनी भी चोटें लगी होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और हमारा जो होंग है वो सोल लेवल के पिक स्टेज पर पहुंच जाता है। अपना लेवल अप हो जाने के बाद जो होंग है वो कहता है कि मैं जो 3000 फिल्म स्क्रिप्चर और साथ ही में जो पिल्स ले ला, उसके वजह से मेरी जो कल्टीवेशन है वो काफी तेजी के साथ बूस्ट हो रही है। सच में इस आदमी के जो मेथड्स है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हालांकि उसने मुझे अभी अभी बचाया है, लेकिन उसने मेरे जितने भी ह्यूमिलेशन किए और साथ ही में मुझे जितना भी सफर किया है वो इतने आसानी से नहीं मिटने वाला है। और वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि जब मैं कॉन्सिलेटेड बॉडी रियलम में एक बार ब्रेक थ्रू कर लूंगा तब तुमने मेरी जो ह्यूमिलेशन की है उसे 10 गुना में तुम्हें वापस लौटाऊंगा। फिर जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर को टॉर्चर करता हुआ इमेजिन करने लगता है और इमेजिन करते हुए कहता है कि एक बार जब मैं कॉन्सिलेटेड बॉडी रियलम में अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ह्यूमिलेशन क्या होती है। इतना सोचने के बाद जो होंगे वो मुस्कुरा रहा होता है कि तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर उसे आवाज लगाते हुए अपने पास बुला लेता है। जो सुनने के बाद हमारा जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीजों को इस तरह से बर्दाश्त करता रहूंगा। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक नोवेल पढ़ रहा होता है। उस नोवेल के बारे में काफी कुछ जानकारी हमारे होंग को देता है जो कि आपको सुनाने में कोई भी मजा नहीं आएगा। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस नोवेल की जानकारी को हमारा जो होंगे वो काफी ज्यादा बकवास समझ रहा होता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि मास्टर, आपने मुझे बुलाया। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि अच्छा तो तुम आ गए। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने सामने रखे हुए गर्म पानी के अंदर अपने पैर को डाल लेता है और होंग से कहता है कि जल्दी से आकर तुम्हारे मास्टर के पैर धो। ये बात सुनने के बाद जो होंगे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अभी गुस्सा करके उसके ऊपर हमला करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने ब्लड डेमन को काफी आसानी से हरा दे, इसीलिए मुझे इसे कुछ और दिनों तक सहना होगा। और होंग को कुछ भी ना करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि क्या तुम अपने मास्टर को पसंद नहीं करते। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो होंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन अपने गुस्से को किसी तरह से अपने अंदर ही दबा रहा होता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं डेमन सेट का एक लीडर हुआ करता था जिसने की कई सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया था, लेकिन मुझे इसके पैर धोने के लिए काफी ज्यादा हम्बल बनना होगा। इतना कहने के बाद जो होंगे वो नीचे बैठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पैर धोने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हमारे होंग की नजर उस गर्म पानी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं कि तो ताई इनफाइनाइट वाटर है, अगर इस पानी को कोई मोर्टल कंज्यूम करता है, यानी कि इस पानी को अगर कोई मोर्टल पी लेता है तो उसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो 200 सालों तक जिंदा रह सकता है। अगर जहाँ तक बात रही कल्टीवेटर्स की, अगर कल्टीवेटर्स ने पानी को पिया तो वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देता है और तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसे भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ तक कि इस पानी से भरी हुई छोटी सी बोतल भी सेंट्रल डोमेन के अंदर काफी तहलका मचा सकती है। और एक ऐसा पानी जिसे पानी का हर एक कल्टीवेटर सपना देखता है। ये पानी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी आदमी इस पानी का अपने पैर धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और यही सारी चीजें ये कंफर्म करता है कि इसे काफी ज्यादा तगड़ा फॉर्चून मिला है, नहीं तो ये इतना ज्यादा इग्नोरेंट कैसे हो सकता है। फिर जो होंगे उस ताई वाटर की तरफ देखते हुए लार टपकाने लगता और कहता है कि अगर मैंने पूरा का पूरा पानी पी लिया तो मेरी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ और काफी आगे बढ़ेगी।
जाएगी। लेकिन तभी जो होंगे वो अपने थॉट्स को रोकते हुए कहते हैं कि ये तो पैर धोने वाला पानी है। और साथ ही में जो होंगे वो उल्टी आने जैसा एक्सप्रेशन बना रहा होता है। होंग को इस तरह का एक्सप्रेशन बनाता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हें मेरे पैरों के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो होंगे वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नहीं नहीं, मैं दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो सिस्टम ने मुझे चिकन क्वेस्ट दिए थे, जब मैंने उन चिकन क्वेस्ट को कंप्लीट किया तो सिस्टम ने रिवॉर्ड में मुझे काफी सारा तियाई वाटर दिया। और किसने सोचा था कि मिस वाटर का इस्तेमाल करते हुए मेरे चीफ डिसाइपल के स्किल को इसके अंदर कंबाइन करते हुए मैं अपने पैरों की मसाज लूंगा। ये कितना ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है होंग से कहता है कि जो पानी वो ठंडा होता जा रहा है, जल्दी से उसे गर्म करो। ये सुनने के बाद जो होंग है वो अपनी फायर का इस्तेमाल करती है, उस पानी को गर्म कर देता है और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों की मसाज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगर है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आती है और जब वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है तो काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही तरह के होते हैं और जो कि लिंगर पीछे की तरफ से आई होती है, जिस वजह से ऐसा लग रहा होता है कि जो होंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के टावर को अपने मुंह के गुफा के अंदर ले रहा है। जिस चीज को देखने के बाद जो लिंगर है वो काफी ज्यादा शर्माने लगते और शर्माते हुए अपने मन में कहते हैं कि मैंने कभी भी मास्टर और डिसाइपल के बीच में इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा था। इतना सोचने के बाद जो लिंगर है वो काफी तेजी के साथ वहां से चली जाती है। लिंगर को इतना तेजी के साथ वहां से भागता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि आखिर लिंगर इतनी तेजी के साथ यहाँ से क्यों भाग गई। फिर जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर मेरी मसाज आपको कैसी लगी। ये सुनने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर होंग की तरफ देखता है तो हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और अभी इस चीजों को कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी मसाज करती हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होंग के दुखती नस पर पैर रखते हुए उससे कहता है कि यह अफसोस की बात है कि तुम एक मर्द हो, जिस वजह से तुम्हारे लड़की जैसे चेहरे को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा अफसोस महसूस होता है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने टावर को दिखा दिया ना तो तुम बेहोश हो जाओगे, बस तुम थोड़े दिनों का इंतजार करो, बाद में मैं तुम्हें इन सारी चीजों का सबक तो जरूर सिखाऊंगा और मेरा हिसाब पूरी तरह से मैं चुकता भी कर लूंगा। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में एक अंगूठी को दिखाया जाता है। वो अंगूठी नहीं होती है बल्कि कम्युनिकेशन करने का एक मानो डिवाइस जैसा होता है, जिस डिवाइस के अंदर से जो सेक्ट लीडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जूनियर ब्रदर ये जल्दी से सेक्ट में वापस आ जाओ। हमारे वेस्टलैंड प्रोविंस के अंदर जो एंशिएंट सीक्रेट रिलम है वो खुलने वाला है। अगर हमारे जोंटी एसिड को सीक्रेट रिलम से फायदा होता है तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। सीक्रेट रिलम के बारे में सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या सीक्रेट रिलम। फिर जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर को सीक्रेट रिलम के बारे में बताने लगता है कि सीक्रेट रिलम के अंदर कल्टीवेशन रिसोर्सेस काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं और साथ ही में वहां पर काफी कुछ ऐसा होता है जो कि कल्टीवेटर की कल्टीवेशन को काफी तेजी के साथ बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें इमोर्टिलिटी तक असेंड होने का भी मौका दे सकता है। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वेस्टलैंड प्रोविंस के अंदर इस जैसी जगह भी अपीयर हो जाएगी। और साथ ही में जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि इस जैसी चीजों के बारे में सच्चाई कभी भी छुपा ही नहीं जा सकती। जरूर ही वहाँ पर काफी बड़ा क्योस मचेगा, लेकिन मुझे भी इसके अंदर से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। अगर मुझे सीक्रेट रिलम के अंदर से कोई तगड़ी चीज मिली उसे मैं अपने 3000 फ्लेम स्क्रिप्चर के साथ अगर कंबाइन कर पाया तो मेरी जो कल्टीवेशन है काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको सीक्रेट रिलम के अंदर चेक इन करना होगा और चेकिंग करने के बाद आपको एक काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भरा रिवॉर्ड मिलेगा। जिस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर किस तरह का सरप्राइज मुझे मिलने वाला है। ये सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर मैंने पहले ही तुम्हें इसके बारे में बता दिया तो आखिर ये किस तरह का सरप्राइज हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए होंग से कहता है कि जल्दी से हमारी सारी चीजों को बांध
चलो हम वी एम्परर को फेयरवेल देते हुए जल्द से जल्द जोआंटियान सेक्ट में वापस जाएंगे। फिर हमें इंपीरियल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वी किंगडम से विदा लेने के लिए वहाँ पर आया होता है। लेकिन जो लिंगर है वो अभी भी अपने फादर को वहाँ पर से छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जो किंग है उसे समझाते हैं कि तुम्हें जोआंटियान सेक्ट में ज्वाइनिंग होने का एक काफी ज्यादा अच्छा मौका मिला है, तुम इस मौके को हाथ से गवा मत दो। लिंगर को समझा देने के बाद जो किंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ बातें करता है जो कि हमारी स्टोरी में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालने वाले, इसलिए मैं उसे स्किप करता हूँ। बातें हो जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाते वक्त लिंगर से कहता है कि लिंगर जल्दी चलो। ये सुनने के साथ ही जो लिंगर है वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ आ जाती है, लेकिन लिंगर जाने से पहले अपने फादर से कहती है कि फादर मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगी। फिर हमें फेदर इमोर्टल सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एल्डर होता है वो अपने डिसाइपल से कहता है कि मैंने ये सुना है कि जो वेस्टलैंड प्रोविंस है वहाँ पर एक सीक्रेट रिलम खुलने वाला है, और इसके अलावा तुम्हारे पिताजी का जो वाइन सेक्ट था उसे जोआंटियन सेट के जो मिस्टी पिक का मास्टर है उसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनने के बाद जो वाइन सेट के लीडर का बेटा होता है वो कहता है कि आखिर उस मिस्टी पिक के लॉर्ड का क्या कल्टीवेशन लेवल है। ये सुनने के बाद उसका जो मास्टर होता है वो कहता है कि रूमर्स के हिसाब से वो अभी 900 लेवल पर पहुंचा है। ये सुनने के बाद जो वाइन सेट का लीडर का लड़का होता है जिसका के नाम हम अब से मंगू रखेंगे, फिर जो मंगू है वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या सिर्फ एक 900 लेवल वाला कल्टीवेटर, एक 900 लेवल वाले कल्टीवेटर को मारना यानी कि किसी चिकन को मारने जितना आसान होता है। फिर जो मंगू है वो अपने मास्टर से कहता है कि लेकिन मास्टर एल्डर मु को किसने मारा। ये सुनने के बाद जो उसका मास्टर है उसे कहता है कि मुझे अभी तक इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे प्रोफाउंड हेवन सेट ही होगा। हालांकि अगर मैंने प्रोफाउंड हेवन सेट का नाम लिया तो मेरे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इतने छोटे से सेट के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी कहाँ से आई कि वो हमारे एल्डर मु को मार पाए। ये सुनने के बाद जो मंगू है वो अपने मास्टर से कहता है कि ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे कोई और ही अपराधी है, लेकिन कुछ भी हो हमें जल्द से जल्द प्रोफाउंड हेवन सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना होगा, और उसी के साथ में जो मेरे पिताजी को मारने वाला मिस्टी पिक का मास्टर है उसे भी हमें जान से मार देना होगा। फिर जो मंगू का मास्टर मंगू से कहता है कि जो वेस्टलैंड है वहाँ पर एक सीक्रेट रिलम अपीयर हुआ है जिसके वजह से कुछ एल्डर्स के साथ मैं तुम्हें वहाँ पर भेजना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि तुम फेदर इमोर्टल सेट के रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसके वजह से वहाँ पर कई सारे मेजर फैक्शंस की टीम आई होंगी जिसके साथ तुम्हें कॉम्पीट करना होगा। तुम्हारा मास्टर ये आशा रखता है कि तुम मैंने दिए हुए टास्क को प्रायोरिटी दोगे। ये सुनने के बाद जो मंगू है वो अपने मास्टर से कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इतना कहने के बाद जो मंगू है वो वहाँ से चला जाता है। मंगू के जाने के बाद हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि क्रीपी से हंसते हुए अपने पास से ग्रीन बॉल बाहर निकालते हुए कहता है कि डिसाइपल तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना होगा और कंपटीशन में जीते हुए तुम्हारे रिसोर्सेज की बदौलत में जल्दी ब्रेक थ्रू करते हुए ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रिलम पर पहुंच जाऊंगा, और जब वो समय आएगा तब हम दोनों मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। फिर हमें कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती है कि कुंडलून रिलम के अंदर जो कोई भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पर पहुंचता है उसे गॉड कहा जाता है, और जो बॉडी इंटीग्रेशन रिलम पर पहुंचता है उसे हेवनली गॉड कहा जाता है, और जो कोई भी ग्रेट असोसिएशन रिलम पर पहुंचता है उन्हें वेनरेबल या फिर सुप्रीम वन कहा जाता है, और जिसने भी ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रिलम को पास किया होता है उसे प्स्यूडो इमोर्टल्स कहा जाता है। और इमोर्टल नाम से जोड़े जाने का यह मतलब है कि तुम पूरे के पूरे रीजन को पूरी तरह से डोमिनेट कर सकते हो, और सबसे ज्यादा दूर वेस्टलैंड और उसे कभी भी अच्छा न माना जाने वाले यानी कि तुच्छ समझने वाले वेस्टलैंड के अंदर अचानक से अपीयर हुए एंशिएंट सीक्रेट रिलम के वजह से उन्होंने काफी ज्यादा कम समय में काफी ज्यादा फेम को कमाया है। फिर हमें कई सारे कल्टीवेटर्स और कई सारे सेट के लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी सीक्रेट रिलम की तरफ जा रहे होते और जाते वक्त उसी सीक्रेट रिलम के बारे में काफी कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें सीक्रेट रिलम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे सेट, कई सारे कल्टीवेटर्स और कई सारे लोग वहाँ पर उस सीक्रेट रिलम के अंदर जाने के लिए आए होते हैं। फिर हमें उन्हीं लोगों में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सीक्रेट रिलम अपीयर हो चुका है और यहाँ पर 5 मेजर सेक्ट में से 4 मेजर सेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट है वो यहाँ पर नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले ही हार मान ली है। ये सुनने के बाद उसी का जो साथी होता है उसे कहता है कि जो वाइंड एंड थंडर सेक्ट है उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो 5 मेजर सेक्ट के अंदर कॉम्पीट करने के भी लायक बचे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो मूविंग माउंटेन सेक्ट है उसका पेट्रैक पहुंच जाता है जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम
पर होता है। वहाँ पर आने के बाद वो हंसते हुए कहता है कि मैं कई समय से सेक्लूजन में था, और जब मैं सेक्लूजन में था तब जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट है वह हमारे मूविंग माउंटेन सेट की जो लाइमलाइट है उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। मूविंग माउंटेन सेट के जो पैट्रिक है उसके कल्टीवेशन लेवल देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते कि तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पर है। और पहले जो बात कर रहा था वो बूढ़ा कहता है कि मुझे लगा था कि जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट है उन्हीं के पास गोल्डन कॉर्न रिलम वाला कल्टीवेटर है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मूविंग माउंटेन सेक्ट है जो कि हमारे स्पेसलैंड में आता है उन्होंने एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर को प्रोड्यूस किया है। पैट्रिक को वहां पर देखने के बाद जो मूविंग माउंटेन के जितने भी लोग होते हैं वो पैट्रिक के सामने झुकते हैं, उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। फिर जो पैट्रिक है वो कहती है कि किसने सोचा था कि मैं सेक्लूजन के बाहर आ जाने के बाद ही मुझे एंशिएंट सीक्रेट रिलम देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। इतना कहने के बाद वो काफी ज्यादा डरावने तरीके से कहता है कि इस बार जो सीक्रेट रिलम में सबसे पहले जाने वाला सेक्ट होगा वो मेरा मूविंग माउंटेन सेक्ट होगा। कि किसी को इस बात से परेशानी है कि हमारा सेक्ट सबसे पहले अंदर जाने वाला है। मूविंग माउंटेन सेक्ट के पैट्रिक के बात सुनने के बाद जो पहले वाला बूढ़ा आदमी वो अपने मन में कहता है कि जो पैट्रिक क्वीन फेंग है वो पहले ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पर पहुंच चुके हैं, जो कि उन्हें इस वेस्टलैंड का नंबर 1 कल्टीवेटर बनाता है। और वहां पर जितने भी बाकी के सेक्ट आते हैं वो मूविंग माउंटेन सेक्ट के जो पैट्रिक है उनके बात से पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं, इसीलिए वो उनके सामने झुकते हुए और उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि हमें इस बात से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं कि आप सबसे पहले सीक्रेट रिलम में जाएंगे। उन बाकी के सेट के लोगों के बात सुनने के बाद जो मूविंग माउंटेन सेट के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने पैट्रिक के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छाने लगते और हर जगह बिजलियां कड़कने लगती है कि तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि जो गॉड मार्शल होले पैलेस है वो यहाँ पर आ चुका है, वेस्टलैंड के सारे कुत्तों से साइड हटो। लेकिन तभी वहां पर एक और एयरशिप आती है जिसमें से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि जो फॉग शैडो सेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, अब तुम्हें खुद ही सोचना होगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन तभी वहां पर साउथर्न किंग का शौंतियान आ जाता है जो कि लेट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पर होता है। वहां पर आ जाने के बाद वो कहता है कि ये जो एंशिएंट सीक्रेट रिलम है वो रॉयल एक्सट्रीमिटी सेट से बिलोंग करता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई उसे क्लेम करने की। लेकिन तभी जो शौंतियान होता है उसकी नजर मूविंग माउंटेन सेट के पैट्रिक के ऊपर पड़ जाती है, जिन्हें देखने के बाद वो कहता है कि इस जैसे वेस्टलैंड के अंदर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर भी है। लेकिन जो मूविंग माउंटेन सेट के पैट्रिक होते हैं कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो शैतान होता है उसने अपने साथ कई सारे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर लेकर आया होता है, जिन्हें देखने के बाद जो पैट्रिक है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मैंने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए अपने आप को डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम में पहुंचा है, जो कि वेस्टलैंड के अंदर मुझे टॉप फिगर्स में गिना जाता है। लेकिन मैं अभी भी वेस्टलैंड के बाहर जितने भी जगह है वहां पर एक मामूली से कल्टीवेटर के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। इतना सोचने के बाद जो पैट्रिक है उशू के सामने जाकर उसे ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि जेंटलमैन, मैं मूविंग माउंटेन सेट का पैट्रिक और मेरा नाम ओयांग फेंग है और आप लोग मुझे शाओ फेंग कहकर पुकार सकते हैं। पैट्रिक को इतना ज्यादा करीब देखने के बाद उन्हीं में से एक आदमी चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर हमसे बात करने की, चाहे तुम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पर क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन तुम हमारे लिए कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, इसीलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद जो पैट्रिक है उनसे कहता है कि जेंटलमैन, हालांकि वेस्टलैंड के जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हार्श है, लेकिन यहाँ पर के जो लोग है वो इतने भी ज्यादा कम किस्म के नहीं है। फिर जो पैट्रिक है उशू से कहता है कि फेलो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के कल्टीवेटर, क्यों ना तुम अपने सिंहासन से नीचे उतर कर हमसे बात करो। और साथ ही में जो मूविंग माउंटेन सेट का पैट्रिक होता है वो अपने डिसाइपल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैंने अपने डिसाइपल की तरफ देखते हुए इस कॉन्फ्रंटेशन यानी कि इस लड़ाई से पीछे हट गया तो आखिर हमारे वेस्टलैंड का फ्यूचर क्या होगा, वो हमेशा हमारे वेस्टलैंड को नीची निगाहों से देखेंगे। इतना कहने के बाद जो पैट्रिक है अपने शॉट को बाहर निकालते हुए अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हालांकि जो वेस्टलैंड है वो काफी ज्यादा बंजर है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग कभी भी किसी से बैटल करने के लिए नहीं डरते। जो कोई भी हमारा विरोध करने की कोशिश करेगा हम उससे लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। पैट्रिक के बात सुनने के बाद शू के साथ आए हुए जितने भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं वो हमारे पैट्रिक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और अपने अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते उसे कहते हैं, क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम अपने मौत को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो, चलो सब लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करते उसे जान से मार देते हैं।
लेकिन तभी जो शू है वो अपने साथियों को शांत करते हुए उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, ये जो बूढ़ा सा आदमी वो सिर्फ एक वेस्टलैंड का एक कल्टीवेटर है, अगर तुम लोग साथ में मिलकर इसके ऊपर हमला करोगे तो ये हंसने वाली बात होगी। और अब जो कि उसने मुझे चैलेंज दिया है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक ही अपने एक ही हाथों के साथ इसे कैसे डिस्ट्रॉय करता है, तब तक तुम साइड हटो। इतना कहने के बाद जो शू है अपने पावर को रिलीज करते हुए हमारे पैट्रिक के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि बूढ़े आदमी तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कितना ज्यादा बड़ा गैप है। और शू के हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो मूविंग माउंटेन सेट का पैट्रिक होता है वो बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता और अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस स्वॉर्ड से उस शू के बढ़ते हुए हमले के ऊपर अपना हमला कर देता है। और इस बार जो मूविंग माउंटेन सेट के पैट्रिक है उनका हमला कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिस वजह से जो शू का हमला है वही पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ में उस पैट्रिक का हमला सीधा आकर शू से टकरा जाता है, जिस वजह से शू के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा घाव हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो शू है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो काफी ज्यादा गुस्से में मूविंग माउंटेन सेट के पैट्रिक से कहता है कि बूढ़े आदमी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। लेकिन तभी हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि शू के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और जाते वक्त शू से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है दिखाने के लिए। पैट्रिक के बात सुनने के बाद जो शू है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपने वेपन को समन करते हुए उससे कहता है कि बूढ़े आदमी मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद जो शू है वो मूविंग माउंटेन पैट्रिक के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के लग जाने की वजह से जो मूविंग माउंटेन सेट के पैट्रिक होते हैं उनके मुंह से भी खून बाहर निकलने लगता है, उनकी हालत जो है काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जो पैट्रिक है वो अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए उसे कहते हैं कि मैं अपने होनर को प्रोटेक्ट करने के लिए मर जाऊंगा, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी मौत होगी। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो वेस्टलैंड के कल्टीवेटर्स है वो कभी भी ह्यूमिलेट नहीं होंगे। ये सुनने के बाद जो शू है वो पैट्रिक के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मरना ही चाहती हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर ही पूरा करूंगा। लेकिन शू पैट्रिक के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो शू है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी उसके अंदर से कोई तो कहता है कि अमिताभा। जिस आवाज को सुनने के बाद उस फॉर्मेशन के अंदर से आने वाले लोगों को देखने के बाद वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स है काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो जियांग चियांग है, जो कि बुद्धा स्टेट टेम्पल का मास्टर है। और उसके पीछे जो आ रहा है वो शू फैमिली का यंग मास्टर है शू तियानु, जो कि सबसे ज्यादा पहले स्पिरिट स्टेट की कल्टीवेशन करने वाली फैमिली माना जाता है। और उनके अंदर से निकलने वाले प्रेशर को महसूस करने के बाद जो मूविंग माउंटेन सेट का पैट्रिक होता है वो कहता है कि कितना ज्यादा पावरफुल प्रेशर है, वो लोग बॉडी इंटीग्रेशन रिलम पर है। लेकिन तभी वहां पर एक और शिप आ जाती है जिसके के अंदर से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि जो वेस्टलैंड है वो कभी भी जीत नहीं सकता। वो शिप किसी और की नहीं बल्कि वो फिदर इमोर्टल शिप की शिप होती है, जिसके के अंदर हमारा मुंग और उसके साथ उसके मास्टर ने भेजे हुए कुछ एल्डर्स होते हैं। उन लोगों को वहां पर देखने के बाद जो बाकी के कल्टीवेटर्स है काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही में वो मंगू के बारे में बातें करने लगते हैं कि जो मंगू है वो फिदर इमोर्टल सेट का एक होली सन है, उसके पास सन इमोर्टल बॉडी है जो कि उसे उसके एज के जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनके बीच में काफी ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं कि ईस्टर डोमेन के अंदर एक चमकने वाला नया सितारा बनेगा और वो जल्दी लगभग कुछ 10,000 सालों में एक लेजेंड के तौर पर लिखा जाएगा। लेकिन जो वेस्टलैंड के कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी आसानी से मंगू को पहचान जाते और कहते हैं कि तो वाइंड एंड थंडर सेट का यंग मास्टर है वो हमारे वेस्टलैंड से ही आता है। फिर जो मंगू है वो अपने मन में कहता है कि वेस्टलैंड जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन जब से मैं फिदर इमोर्टल सेट में गया हूँ तब से मुझे ये जगह काफी ज्यादा बकवास सी लगने लगी है। लेकिन तभी हमें मंगू के साथ आए हुए एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि जो हमारे मंगू के बारे में बातें कर रहे होते उनके ऊपर हमला करते हैं। उनसे कहता है कि जो मंगू है फिदर इमोर्टल सेट का एक होली सन है, वो ऐसा कोई नहीं है जिसके के बारे में तुम गॉसिप करते रहो, और जो कोई भी हमारे मंगू के बारे में बोलेगा वो वहीं पर ही मारा जाएगा। इतना कहने के बाद जो एल्डर ने हमला किया होता है वो हमला कई सारे कल्टीवेटर्स को जाकर लग जाता है, जिस वजह से वो जो कल्टीवेटर है वो वहीं पर ही मारे जाते हैं। लेकिन तभी हमें शू को दिखाया जाता है जो कि मंगू के पास जाकर उसके चाटने लगता है। उससे कहता है कि होली सन आप लोग अपने हाथों को गंदा मत करिए, जो वेस्टलैंड के कल्टीवेटर्स है उन्हें मैं संभाल लूंगा। ये सुनने के बाद जो मंगू है उससे कहता है कि ठीक है तुम ही उन लोगों को संभालो। फिर वहां से सीन चेंज होकर मैं प्रोफाउंड हेवन सेट के लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहां पर ही खड़े होकर वहां पर सीक्रेट रिलम के बाहर जो कुछ भी हो रहा होता है वो देख रहे होते हैं। फिर जो लीडर है वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा तो सीक्रेट रिलम के आ जाने के साथ जो वाइंड थंडर सेट का जो पैट्रिक है उसका बेटा भी वहां पर आएगा। ये अच्छी बात है कि हमने जाकर वहां पर डायरेक्टली शो ऑफ नहीं किया। फिर जो शॉर्ट पिक का मास्टर होता है वो लीडर से कहता है कि जो कि वो लोग सीक्रेट रिलम के लिए लड़ रहे तो क्यों ना हम यहीं
पर ही बैठकर उनका तमाशा देखे। ये सुनने के बाद जो लेडी मास्टर होती है वो कहती है कि ये सब हमारे जूनियर ब्रदर ए के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वही हमारे प्रोफाउंड हेवन सेट के होप है। लेकिन आखिर हमारे जूनियर ब्रदर ए कहाँ पर है? लेकिन तभी जो हमारे प्रोफाउंड हेवन सेट के लीडर होते हैं किसी को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हमारे लीडर किसी और को नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर ही चौंक चुके होते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों के पास पहुंच चुका होता है। जिसे देखने के बाद जो लीडर वो कहते हैं कि ये तो वहां पर कब का पहुंच गया है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास वही मूविंग माउंटेन सेट का पैट्रैक आते है। उसे कहता है कि ज्यादा इम्पल्सिव मत बनो, थोड़ा पीछे रहो। पैट्रैक की आवाज सुनने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर पैट्रैक को देखता है तो हमें पैट्रैक की हालत को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से पसीने में भीग चुके होते और काफी ज्यादा डर रहे होते। और डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि प्लीज आगे मत जाओ। पैट्रैक की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है कि हमारे ही इलाके में आकर हमें ही वो धमका रहे हैं। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि वेस्टलैंड के लोगों, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस डटकर इनके सामने खड़े हो जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो मंगो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। ये सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हो काफी ज्यादा डरावने तरीके से मंगू से कहता है कि मैं तुम्हारा परदादा हूँ ए जूनलिन। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स है आपस में बातें करने लगते और कहते हैं कि तो प्रोफाउंड हेवन सेट का मिस्टिपिक का मास्टर है, लेकिन वो अभी तो सिर्फ नॉनसेंस स्टेज पर है, तो फिर वो अपने आप को इतने ज्यादा बड़ी तोप क्यों समझ रहा है? क्या वो आगे जाकर मरना चाहता है? और उन कल्टिवेटर्स की ये बात सुनने के बाद जो मंगो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता, तो काफी ज्यादा डरावने तरीके से कहता है कि प्रोफाउंड हेवन सेट की यून जुनलिन। इतना कहने के बाद जो मंगो अपने अंदर से काफी ज्यादा मर्डरस इंटेंट रिलीज करने लगता है। उसे इतना ज्यादा गुस्से में और अपने मर्डरस इंटेंट को रिलीज करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों आ गए, क्या कोई प्रॉब्लम है? ये सुनने के बाद जो मंगो है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वाइन थंडर सेट का जो लीडर है उसे तुमने ही मारा है ना? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि हाँ, वो बेवकूफ, मैं उसे काफी ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने डिंगे मारते हुए ये कह रहा होता है कि मेरा मंगो आएगा, एक दिन आएगा, धरती का सीना चीर कर आसमान को फाड़ कर मेरा मंगो एक दिन आएगा और मेरे मौत का बदला लेगा। और वो कह रहा था कि उसका जो बेटा है वो इमोर्टलिटी की ट्रेनिंग कर रहा है। ये सुनने के बाद जो मंगो है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं ही उसका बेटा हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंके हुए निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम उसी बेवकूफ के बेटे हो? बार बार अपने बाप का इस तरह से मजाक उड़ता हुआ देखकर जो मंगो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये जूलियन, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी मंगू के सामने शो आकर खड़ा हो जाता है और मंगू से कहता है कि यंग मास्टर, आप चिंता मत करिए, मैं इसे पकड़कर आपको सौंप दूंगा। इसके लिए आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो शू है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिदर इमोर्टल सेट के होली सन से इस तरह से बात करने की? अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाता है कि तभी उसके सामने हमारे होंग आ जाती है, जिसे देखने के बाद जो शू जो है होंग को देखने के बाद कहता है कि आखिर ये सुंदर सी कन्या अचानक से बीच में कैसे आ गई? ये सुनने के बाद हमारा जो होंग है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपने ब्लेजिंग लोटस मिराज टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से उसकी जो फायर हो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी फायर इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो जो फायर हो शू को वही करी जलाकर जान से मार देती है। इतनी आसानी से शू को मरता हुआ देखकर बाकी के जो सेट के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टिवेटर बस ऐसे ही मारा गया। और जो मूविंग माउंटेन सेट का जो लीडर होता है वो अपने मन में कहता है कि मैं अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता था, लेकिन हमेशा ही हमसे कोई ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सामने उभर कर आता ही है। शू को जान से मार देने के बाद हमें हमारे होंग को दिखाया जाता है, जो कि सीधा आकर हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हैं, उसे मास्टर कहकर पुकारती है। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर के जितने भी सेट के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि ये सीनियर तो पिक मास्टर के डिसाइपल है। और आखिर किसने सोचा था कि एक नॉनसेंस लेवल वाला कल्टीवेटर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर वाले को अपना डिसाइपल बनाएगा? जो प्रोफाउंड हेवन सेट है कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन चुका
है। लेकिन तभी हमें हमारे सेट के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं। उसे कहते हैं कि जूनियर ब्रदर, ये तुम्हें पता है ना आखिर तुमने क्या किया है? तुमने फिदर इमोर्टल सेट के एल्डर मुंह को मारा था और ये फिदर इमोर्टल सेट तुमसे ही बदला लेना चाहता है, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जब तक तुम यहाँ से दूर नहीं जाते तब तक हम तुम्हारे लिए यन फिदर इमोर्टल सेट के लोगों को यहीं पर ही रोक कर रखेंगे। ये सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक का मास्टर है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब तक तुम जिंदा हो तब तक हमारा जो प्रोफाउंड ह्यूमन सिक्ट है फिर से राइज करेगा, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सेट लीडर से कहता है कि सेट लीडर चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें एक नए डिसाइपल से मिलवाता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लिंगर को आवाज लगाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के आवाज सुनने के साथ ही जो लिंगर है वो काफी तेजी के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर आ जाने के बाद जो सेट लीडर और बाकी के जो पिक मास्टर है उन्हें ग्रीट करती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमारे लिंगर के बारे में उन्हें बताने लगता है कि ये वी किंगडम के जो एम्परर है उनकी डॉटर है और इसके पास काफी ज्यादा पावरफुल और टॉप ग्रेड का वाटर स्पिरिट रूट है, जो कि हेवनली फ्रेग्रेंस पिक के ऊपर परफेक्टली सूट होगा। ये सुनने के बाद जो हेवनली फ्रेग्रेंस पिक की पिक मास्टर होती है, यानी कि वो लेडी पिक मास्टर होती है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मास्टर को अपने सामने देखने के बाद जो लिंगर है उन्हें ग्रीट करती है। और जो पिक मास्टर होती है वो अपने मन में कहती है कि इस लड़की के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन तभी जो मंगो होता है जोर से चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे नजरअंदाज करने की? ये जूलियन और तुम्हारे साथ आए हुए प्रोफाउंड हेवन सेट के जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरे फादर को मारा है, इसीलिए उन्हें उसका हर्जाना तो भुगतना ही होगा। जूलियन जल्दी से ऊपर और मेरे हाथों से मरो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है होंग को ऑर्डर देते हुए उसे कहता है कि जाओ और उससे निपट लो। अपने आप को इस तरह से ऑर्डर देता हुआ देख जो होंगे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मालिक अपने किसी कुत्ते को ऑर्डर दे रहा है। इतना सोचने के बाद जो होंगे वो काफी तेजी के साथ जाकर मंगो के सामने खड़ा हो जाता है और हमारे होंग को देखने के बाद जो मंगो है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम एक कायर हो, तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम होली सन का सामना कर पाओ। ये सुनने के बाद जो होंगे वो मंगो से कहता है कि तुम जैसे लड़की के साथ लड़ने के लिए मेरे मास्टर की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। ये सुनने के बाद जो मंगो है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो मंगो है वो हमारे होंग से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी खूबसूरती के देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आखिर तुम इस जैसे पैथेटिक सेट के अंदर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम बस मेरे फिदर इमोर्टल सेट को ज्वाइन करो, तुम्हें एक रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा जो होंग है उसे कहता है कि मुझे इसमें किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है। ये सुनने के बाद जो मंगो है वह हमारे होंग से कहता है कि मिस, क्या आपको यकीन है कि आप इसके ऊपर फिर से विचार नहीं करेंगे? मंगो की इस बात को सुनने के बाद हमारा जो होंग है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मंगो ने भी हमारे होंग को एक लड़की समझा होता है। जिस बात से जो होंग है वो उसके ऊपर गुस्सा करते उसे कहता है कि मेरे मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारे जो पिताजी थे वो पागल थे और तुम भी एक पागल ही हो। ये सुनने के बाद जो मंगो है वह हमारे होंग से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे दिए हुए ऑफर को मना करने का काफी ज्यादा रिग्रेट होगा। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस एनर्जी को एक ड्रैगन फॉर्म देते हुए उस ड्रैगन से हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है। उस ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा जो होंग है वो सिर्फ अपने एक ही हमले का इस्तेमाल करता है, जिसका कि नाम म्यूटियर फ्लेम होता है। और हमारे होंग का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के सामने जो मंगो का ड्रैगन है वो टिक नहीं पाता और उस ड्रैगन के वहीं पर चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो मंगो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने मेरी टेक्निक को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जो हमारा होंग है वो मंगो से कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? ये सुनने के बाद जो मंगो है उसे कहता है कि इतना भी ज्यादा अहंकारी मत बनो, क्योंकि मैंने अभी अभी शुरुआत की है। इतना कहने के बाद जो मंगो है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने सोलर गॉड फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लगातार हमारे होंग के ऊपर हमला करने के लिए उसके ऊपर पंचों की बरसात कर देता है। और मंगो को इतने ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो फिदर इमोर्टल सेट के जो एल्डर्स होते हैं जो कि मंगो के साथ आए होते हैं वह हमारे मंगो के काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं और कहते हैं कि होली सन का जो टैलेंट है अनमैच्ड है। उनकी सोलर इमोर्टल बॉडी के साथ अगर उन्होंने हेवन टायर टेक्निक को कंबाइन करते हुए अगर किसी के ऊपर हमला कर दिया तो अगर उनके सामने बॉडी इंटीग्रेशन रिलम का भी कोई एक्सपर्ट हो तब भी जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर आखिर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टिवेटर उनके आगे कैसे टिक सकता
सकता है। उन लोगों के इतना कहने के साथ ही हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मंगू का हमला है वो सीधा आकर हमारे होंग से टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और साथ ही में वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं धुआं भी हो जाता है। उस हमले को हमारे होंग को लगता हुआ देखकर वहाँ पर के जितने भी सेट के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जो हमारा होंग है उसका तो काम निपट चुका है। और साथ ही में हमें मंगू को दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि इस हमले के सामने हमारा जो होंग है वो नहीं टिक पाया होगा। लेकिन दो हटने के साथ ही हमें हमारे होंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है और मंगू के इतने ज्यादा पावरफुल हमले को उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता, जिसे देखने के बाद जो मंगू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही में वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, मैं एक इमोर्टल बनने वाला हूँ और मेरे रिलम के अंदर मैं इनविंसिबल हूँ। ये सुनने के बाद जहाँ हमारा होंग है वो मंगू का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि एक कुएं का मेंढक क्या जानता है कि रिवर कितनी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन तभी हमें मंगू को दिखाया जाता है जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए काफी तेजी के साथ हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा जो होंग है वो काफी आसानी से उसके हर एक हमले से बच जाता है। मंगू के हर एक हमले से बच जाने के बाद जो हमारा होंग है वो सिर्फ मंगू के एक चाटा मारता है और उसे इतने आसानी से मुझे चाटा मारता हुआ देखकर जो मंगू अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने उसके ऊपर इतने ज्यादा पावरफुल लगातार हमले किए लेकिन उसने मेरे हमलों को काफी आसानी से रोक लिया और मेरे किसी भी हमले को उस पर असर नहीं हुआ। क्या इसका ये मतलब है कि वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है? फिर जो मंगू अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए हमारे होंग से कहता है कि मैंने अपने फेदर इमोर्टल सेट के अंदर भी इस तरह की कॉम्बैक्ट पावर वाला डिसाइपल नहीं देखा है, तो आखिर प्रोफाउंड हेवन सेट जैसे कचरे सेट के अंदर तुम्हारे जैसा डिसाइपल कैसे हो सकता है? ये सुनने के बाद जो हमारा होंग है वो मंगू से कहता है कि तुम सिर्फ एक कचरे और काफी ज्यादा कमजोर पर्सन हो। हमारे होंग की ये बात सुनने के बाद जो फेदर इमोर्टल सेट के जो एल्डर्स होते हैं वो हमारे मंगू को चने के झाड़ पर चढ़ाने लगते हैं। उससे कहते हैं कि उस पर्सन ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा है उसके ऊपर ध्यान मत दो और अपने आप को डाउट मत करो, क्योंकि तुम फेदर इमोर्टल सेट के द्वारा चुनी गई एक जीनियस हो जो कि इमोर्टल बनने वाला है। और उन सारे एल्डर्स की बात सुनने के बाद जो मंगू है वो भी चने के झाड़ पर चढ़ जाता और कहता है कि उन लोगों ने सही कहा, मैं एक होली सन हूँ जो कि इमोर्टल बनने वाला हूँ, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। इतना कहने के बाद जो मंगू है वो अपनी सोलर बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है और जैसे वो अपनी पूरी तरह से सोलर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है वैसे वो काफी तेजी के साथ अपनी सोवेरिजन टायर की डिवाइन आर्ट सोलर इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो होंग है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि तुम बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर असली में अपने रिलम के अंदर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल और कौन बेजोड़ होता है। इतना कहने के बाद जो होंगे वो भी मंगू के ऊपर हमला कर देता है और जब उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाते हैं तो वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। इतने बड़े धमाके को देखने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी सेट के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि आखिर इस लड़ाई में कौन जीता। तभी उस धमाके के अंदर से हमें मंगू को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ नीचे गिर रहा होता है। उसे गिरते हुए देखने के बाद जो सेट के लोग है वो कहते हैं कि तो मंगू नीचे गिर रहा है, इसका ये मतलब है कि जो मंगू है वो ये लड़ाई हार चुका है। फिर हमें हमारे होंग को दिखाया जाता है जिसे कि एक छोटी सी भी खरोच भी नहीं आई होती। फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक छोटा सा मेंढक एक बड़े से सांप से लड़ाई में जीतने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें सेट लीडर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जूनियर ब्रदर ये तुम्हारा जो डिसाइपल है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जो शॉर्ट पिक का पिक मास्टर होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हालांकि जो मंगू है वो हार चुका है लेकिन जो फेदर इमोर्टल सेट है उसके कई सारे एल्डर्स यहाँ पर है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उन दोनों के बातें सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है कि चिंता मत करो, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। फिर हमें लिटिल होंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाता है। उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लिटिल होंग से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, आज हम पार्टी करेंगे। ये सुनने के बाद जो लिटिल होंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर हमें मंगू को दिखाया जाता है जिसे कि उसका एल्डर वहां पर से लेकर जा रहा होता है, लेकिन मंगू अभी भी पूरे सदमे में होता है और यही दोहरा रहा होता है कि मैं हार गया, मैं हार गया। मंगू को इतने ज्यादा सदमे में देखने के बाद जो एल्डर होता है वो मंगू से कहता है कि होली सन अपने आप को संभालो। लेकिन जो मंगू है वो काफी ज्यादा निराश होते हुए एल्डर यान से कहता है कि एल्डर यान मैं हार चुका हूँ, मैं अपने रिलम के अंदर इनविंसिबल नहीं हूँ, मैंने फेदर इमोर्टल सेट के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी भरा काम किया है। ये सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं अपने मन में कहते कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो होली सन है उन्हें इस जैसे वेस्टलैंड में रहने
आने वाला एक डिसाइपल हारा सकता है। इसका जो दावहट है वो टूट चुका है। अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा तो जो हमारे फिदर इमोर्टल सेट की जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि मंगू को अपने शिप पर लेकर आता है। शिप पर लेकर आ जाने के बाद जो एल्डर है वो हमारे मंगू को समझाते हुए उसे कहता है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा जो फ्यूचर है काफी ज्यादा ब्राइट है, तुम एक इमोर्टल बनने का पोटेंशियल अपने अंदर रखते हो। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसका जो दावहट है उसे स्टेबलाइज करना होगा और ये जो वेस्टर्न रीजन के जितने भी कुत्ते हैं उन्हें जल्द से जल्द मार डालना होगा ताकि हम अपने फिदर इमोर्टल सेट के जो प्रेस्टीज है उसे वापस रिस्टोर कर पाए। इतना सोचने के बाद जो एल्डर यानी वो जोर से चिल्लाते हुए कहते कि हमारे फिदर इमोर्टल सेट के होली सन को इस तरह से चोट पहुंचाने की कीमत उन्हें चुकानी होगी। जल्दी से जाकर उन कमीनों को इस वेस्टर्न लैंड के ऊपर से पूरी तरह से गायब कर दो। ये सुनने के साथ ही जो एल्डर यान के साथ आए हुए बाकी के जो एल्डर्स है उनके अंदर जोश आ जाता है और काफी तेजी के साथ वो हमारे जोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन लोगों को एक्शन लेता हुआ देखकर वहां पर के जितने भी सेक्ट के लीडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि जो फिदर इमोर्टल सेट का फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उन लोगों ने इस बार कई सारे कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी रिलम के कल्टीवेटर्स को यहाँ पर भेजा है। हालांकि इस लड़के ने उनके होली सन को काफी आसानी से हरा दिया क्योंकि वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पर थे, लेकिन अगर वो एल्डर का सामना करने के लिए उनकी तरफ बढ़ गई तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर हमें उन एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे होंग की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारे होंग काफी ज्यादा डर जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर। होंग को इतना ज्यादा परेशान होता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके आगे आते हुए उसे कहता है कि इसके बारे में तुम चिंता मत करो, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ऑरा को रिलीज करता है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऑरा को देखने के बाद जितने भी वहां पर आए हुए कल्टीवेटर्स है काफी ज्यादा शॉक हो जाते और कहते हैं कि पिक मास्टर ए भी कॉन्सिलेटेड बॉडी रिलम पर है। हमारे इस वेस्टर्न लैंड के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी है। और जो मूविंग माउंटेन सेट का पैट्रियर्क होता है वो कहता है कि पहले डिसाइपल ने हमें पूरी तरह से हिला दिया, अब जो उसका मास्टर है वो हमें हिला रहा है। फिर हमें उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तो क्या हुआ, तुम कॉन्सिलेटेड बॉडी रिलम पर हो तब भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। इतना कहने के बाद जो एल्डर है अपनी एनर्जी से वहां पर काफी ज्यादा बड़ा हाथ बना लेता और उसे हाथ से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक ही हमले के साथ उस हाथ को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद एल्डर काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा समय न गवाते हुए काफी तेजी के साथ उस एल्डर के सामने आते हुए उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। हमारे मेन कैरेक्टर का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस पंच की वजह से एल्डर के मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस एल्डर को चिढ़ाते हुए उससे कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जब से मैंने उस सुप्रीम बोन को अपने बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया है तब से मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं अपने सेम रिलम के अपोनेंट को सिर्फ अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए हरा सकता हूँ। अपने एक एल्डर को इस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से पिटता हुआ देखकर जो एल्डर यानी वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी एल्डर मौजूद है सब के सब जाकर उसके ऊपर हमला कर दो। एल्डर यान की बात सुनने के साथ ही जो फिदर इमोर्टल सेट के जब वहां पर आए हुए जितने भी एल्डर्स है वो एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। उन लोगों को एक साथ अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी पीछे हटने वाला था। वो जल्दी से अपनी ह्यूमन किंग सेल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पीछे फिर से एनर्जी से बनी हुई एक इमेज तैयार हो जाती है और उसी इमेज का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर उन एल्डर्स के ऊपर हमला कर देता है। उन एल्डर्स से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हमारे मेन कैरेक्टर का हमला होता है, जिस वजह से उन सारे एल्डर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अपने एल्डर्स की इस हालत को देखने के बाद जो एल्डर यानी वो चिल्लाते हैं उन सारे एल्डर्स से कहता है कि जल्दी से जल्दी अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालो और उसके इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को मार डालो। एल्डरियन की बात सुनने के बाद जो एल्डर्स है वो अपने अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को जकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो हमारे लीडर है वो कहती है कि जो जूनियर ब्रदर है वो खतरे में है। ये सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक का मास्टर है वो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि हम काफी बड़े खतरे में, इसीलिए हमें पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था। और जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि उसने वी किंगडम के अंदर जो कुछ भी करके दिखाया तो उसे विटनेस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास जरूर ही कोई ना कोई बैकअप प्लान
प्लान जरूर होगा। अभी देखने का समय आ चुका है कि आखिर वो मुझसे क्या क्या छुपा रहा है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उन एल्डर्स से कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें अपने नए हमले का स्वाद चखाता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सुप्रीम बोन का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिस एनर्जी को वहां पर आए हुए कल्टिवेटर्स देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की एनर्जी है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सुप्रीम बोन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन एल्डर्स के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जो एल्डर्स है उस हमले के सामने टिक नहीं पाते और उन्हें और भी ज्यादा चोट लगने लगती है। फिर उन्हीं में से एक एल्डर कहता है कि एल्डर यान प्लीज आकर हमें बचाइए। अपनी एल्डर्स की इतने ज्यादा बुरी हालत देखने के बाद जो एल्डर यानी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और अपने मन में कहते हैं कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो छोकरा है वो इतना ज्यादा हमें परेशान करेगा। हमारे जो होली सन है वो पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड है और हमारे जो एल्डर्स है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फिर इमोर्टल सेट में वापस जाने के बाद आखिर लीडर को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा। इतना कहने के बाद जो एल्डर यान होते अपने थर्ड ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट पगोड़ा का समन करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और हमें एल्डरियन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से आकर उसके ऊपर पीछे से हमला करने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को पहले उनके बारे में अंदाजा चल चुका होता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के ऊपर कॉन्सुलेटेड बॉडी रिलम के लेट स्टेज के कल्टिवेटर ने हमला किया, जिसके वजह से जो सिस्टम है वो पैसिव इफेक्ट एक्टिवेट करता है और हमारे होस्ट की जो कल्टीवेशन है उसे बढ़ाते हुए उन्हें भी कॉन्सुलेटेड बॉडी के लेट स्टेज पर पहुंचाता है। सिस्टम के इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर कॉन्सुलेटेड बॉडी रिलम के लेट स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जिस एनर्जी को देखने के बाद जो एल्डरियन है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम अभी तक अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहे थे, तुम भी कॉन्सुलेटेड बॉडी के लेट स्टेज पर हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एल्डरियन को ज्यादा बकवास करने का मौका ना देते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर का हमला जैसे एल्डरियन को टकरा जाता है वैसे एल्डरियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हालत खराब हो जाने के बाद जो एल्डरियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर हम हार को एक्सेप्ट करते हैं और जो फिदर इमोर्टल सेक्ट है वो सीक्रेट रिलम के अंदर जाने वाली फाइटिंग से पीछे हट जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एल्डरियन को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता, इसीलिए वो एल्डरियन से कहता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हो। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एल्डरियन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो एल्डरियन है काफी ज्यादा चौंक जाते और उससे कहते हैं कि तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर हमला कर रहे हो, क्या तुम फिर इमोर्टल सेक्स से डरते नहीं हो। लेकिन तभी जो एल्डरियन है उनके दिमाग की बत्ती चल जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया, एल्डर मुंह को मारने के पीछे तुम्हारे हाथ है ना। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एल्डरियन से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो कि हम पहले से दुश्मन बन चुके हैं तो फिर क्यों ना मैं मजे के लिए और भी तुम्हारे सेट के लोगों को मारूं। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर एल्डरियन के ऊपर हमला करते उसे वहीं पर जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जो जू फैमिली का यंग मास्टर होता है वो अपने मन में कहता है कि फिर इमोर्टल सेट का जो होली सन है उसका दाव हट टूट जाने के बाद और उनके एल्डर मारे जाने के बाद जो फिर इमोर्टल सेट की जो रेपुटेशन उसमें काफी ज्यादा भारी मात्रा में गिरावट आएगी। लेकिन अभी के लिए जो सेंट्रल रीजन में जो भी सिचुएशन होगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। फिर हमें मंगू को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि जो एल्डरियन है वो भी उससे लड़ नहीं पाए। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पिताजी को मारने वाला जो मर्डरर है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्या मैं कभी अपना बदला ले पाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर जो फिर इमोर्टल सेट का एक डिसाइपल होता है वो कहता है कि जो एल्डर से उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसीलिए हमें जो होली सन है उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर से लेकर जाना होगा। जल्दी से गोल्डन बोट को एक्टिवेट करो, यहाँ से जलने की तैयारी करो। उन्हें वहां से भागता हुआ देखकर हमारा जो होंगे वो वहां पर पहुंच जाता और उनसे कहता है कि यहाँ पर आकर दिखावा करोगे और तुम ये समझते हो कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर से जा पाओगे। इतना कहने के बाद जो हमारा होंगे अपने फायर का इस्तेमाल करते उस गोल्डन बोट के ऊपर हमला कर देता है। उसी इस तरह से करता हुआ देखकर वहां पर के कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि फिदर इमोर्टल सेट के जितने भी एल्डर्स है उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने के बाद फिदर इमोर्टल सेट का जो होली सन है उसे भी फिदर इमोर्टल सेट का जो होली सन है उसे भी खत्म करना चाहता है। ये मास्टर डिसाइपल की जो जोड़ी है सचमुच में काफी ज्यादा पागल है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा होंग का हमला है वो उस गोल्डन बोट से लगने से पहले जो मोंक है वो सामने आते उस फायर के हमले को वहीं पर ही रोक
लेता है। होंग का हमला रोक देने के बाद जो मोंक है वो होंग से कहता है कि तुमने पहले उनके एल्डर्स को मारकर तुम्हारा बदला ले लिया है, तो फिर आखिर तुम इन्हें क्यों मारना चाहती हो। ये सुनने के बाद जो होंग है उस मोंक से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम इन लोगों के जान बचाते हुए जो फिदर इमोर्टल सेक्ट है उनके ऊपर एक फेवर करना चाहते हो ताकि तुम उससे इस फेवर का बदला बाद में चुकाओ। मैं तुम्हारे इस सारे के सारे पाखंड को अच्छी तरह से समझता हूँ, इसीलिए तुम मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आओ। ये सुनने के बाद जो मोंक है वो हमारे होंग से कहता है कि इस तरह के बकवास के बातें करना बंद करो, क्योंकि हमारा जो बुद्धिज्म है वो काफी ज्यादा डीप है और तुम डेमोनिक पाथ के ऊपर गिर चुके हो, इसलिए जल्द से जल्द अपने आप को संभालो और सही रास्ते पर आ जाओ। उस मोंक की ये बात सुनने के बाद हमारा जो होंग है वो कहता है कि जब मैं सेंट्रल रीजन में हुआ करता था तब मुझे इन जैसे कल्टिवेटर से काफी ज्यादा नफरत हुआ करती थी, क्योंकि वो क्लियरली एक्टिंग करते हैं वे सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही काम करते हैं। और वैसे भी डेमोनिक रास्ते को ज्वाइन करने में क्या गलत है, मुझे तुम्हारे लेक्चर की कोई भी जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ। होंग की ये बात सुनने के बाद जो मोंक है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हें प्यूरिफाई करना ही होगा। इतना कहने के बाद जो मोंक है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे होंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसकी एनर्जी को देखने के बाद जो होंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये टकला आदमी तो कॉन्सुलेटेड बॉडी रिलम के पिक पर है। लेकिन तभी हमें उस मोंक को दिखाया जाता है जो कि हमारे होंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन उस मोंक का हमला हमारे होंग को लगने से पहले बीच में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो उस मोंक से कहता है कि मैं यहाँ पर होने के बावजूद भी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को बुली करने की। हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर देखने के बाद जो मोंक है वो वहीं पर ही रुक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं, मैं तो इसे गाइड करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो इसे गाइड करने वाले। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपने आप को बचाता हुआ देखकर जो होंगे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर मेरी मदद करने के लिए। मैं तो बस उस बोट को वहां से जाने से रोकने के लिए वहां पर गया था, लेकिन एक गंजा आदमी मेरे बीच में आ गया और मेरे ऊपर ही हमला करने लगा। ये सुनने के बाद जो होंगे वहां से मुड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैटर है और भी ज्यादा दूर जाने वाला, इसीलिए मैं बीच में आते हुए इस मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। और अगर तुम मुझे ब्लेम करना ही चाहते हो तो मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद जो मोंक है वो वहां से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे वहीं पर ही रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे डिसाइपल को इतनी आसानी से बुली कर यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद जो मोंक है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पाया। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो ईस्टर्न रीजन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है और तुमने पहले फिदर इमोर्टल सेट को ऑफेंड किया है, क्या तुम मेरे बुद्धिस्ट टेम्पल को भी ऑफेंड करना चाहते हो। उस मोंक की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि हे आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुमने ही बीच में आकर इंटरप्ट किया और ऐसा दिखाने लगे कि तुम काफी ज्यादा महान आदमी और मुझे ही विलन बना दिया, और जो कि तुम कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, क्यों ना तुम ये कैलकुलेट करो कि आखिर तुम कब मरने वाले हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो ये चैप्टर है वो किसी और साइट से पढ़ रहा हूँ, जिसके वजह से यहाँ पर काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके वजह से मुझे एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, जिस वजह से अगर गलती से मैं इधर उधर जाता हूँ तो मुझे माफ कर देना। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो मोंक है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मोंक के ऊपर हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो मोंक है वो जल्दी से अपने गोल्डन बेल को अपनी अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए एक्टिवेट कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का हमला ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जो उस मोंक की बेल है वही पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के हमले के इम्पैक्ट के वजह से जो मोंक है वो खिसकते हुए पीछे चला जाता है। अपने मोंक की इस तरह की धुलाई देखने के बाद जो बाकी के मोंक साथी वो जल्दी से उस मोंक के पीछे आ जाते हैं। जो हेड मोंक है वो जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल को इस तरह से पीछे हटा सकते हो। और अब जो कि तुम्हें लड़ाई करना चाहते हो, तो अगर मैं इस लड़ाई में तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा हार्श हो जाऊंगा तो मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहने के बाद जो मोंक है वो अपने कंसंट्रेटेड बॉडी रिलम के पावर को वहां पर रिलीज करने लगता है। और साथ ही में जो मोंक का वेपन होता है वो थर्ड ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन होता है, जिसका के नाम 9 रिंगर 10 होता है। फिर जो वहां पर
ऊपर के कल्टीवेटर्स होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगते हैं कि हालांकि जो यूजुअली है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी रिलम पर है, लेकिन वो कभी भी इस मॉन्क के पावर का सामना नहीं कर पाएगा। फिर जो मॉन्क है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इस मॉन्क ने तुम्हें एक चांस दिया था सुधरने का, लेकिन तुम तभी भी नहीं सुधरे। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊं। इतना कहने के बाद जो मॉन्क है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने कॉफिन को बाहर निकाल लेता है। अगर आप इस कॉफिन के बारे में भूल चुके हो तो ये वही कॉफिन है जिससे कि जो सिस्टम है उसने हमारे मेन कैरेक्टर को दिया होता है। उस कॉफिन को बाहर निकालने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उस कॉफिन को खोल लेता है। जैसे वो कॉफिन खुल जाता है वैसे ही जो मॉन्क ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला किया होता है वो कॉफिन उस हमले को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो मॉन्क है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस हमले को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन मॉन्क की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि आखिर तुम अभी तक बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। इतना कहने के साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर है उन सारे मॉन्क्स को भी उस कॉफिन के अंदर खींचने लगता है और अपने आप को अंदर खींचा जाता हुआ देखकर जो मॉन्क होते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगते और अपने हेड मॉन्क से कहते हैं कि मास्टर हमें बचाइए। अपने मॉन्क साथियों को इस तरह से अंदर जाता हुआ देखकर जो हेड मॉन्क है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि ये तो एक इविल आर्टिफैक्ट है। इस आदमी ने अपने पास एक इविल आर्टिफैक्ट रखा है। इतना कहने के बाद जो मॉन्क है वो वहां पर आए हुए कल्टीवेटर से कहता है कि सब लोग सुनो, हमें जल्द से जल्द इस आदमी को मारना होगा क्योंकि ये पूरी तरह से एक इविल कल्टीवेटर बन चुका है। मॉन्क की ये बात सुनने के बाद हमें उन कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से पहले काफी ज्यादा डर चुके होते, इसीलिए वो कहते हैं कि आखिर इस सिचुएशन में कौन जाएगा आगे हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए। और उस कॉफिन को देखने के बाद जो होंगे वो अपने मन में कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, इस आदमी ने अभी भी अपने पास एक तुरुप का इक्का बचा कर रखा था। तभी हमें उस हेड मॉन्क को दिखाया जाता है जिसने कि अपने आप को उस कॉफिन के अंदर खींचे जाने से किसी तरह से संभाले रखा होता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने पहले फिदर इमोर्टल सेट को अपना दुश्मन बना लिया है, क्या तुम सच में हमारे ईस्टर्न रीजन के सबसे ज्यादा बड़े बुद्धिस्ट सेट को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और भी जोर लगाते हुए कहता है कि मैं तुम जैसे हिपोक्रेटिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और अब ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से अंदर आ जाओ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस हेड मॉन्क को भी अपने कॉफिन के अंदर डाल लेता है। उसे अपने कॉफिन के अंदर डाल देने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उस कॉफिन को बंद कर लेता है और अपने कॉफिन को बंद कर लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अब कोई और है क्या जो कि मुझसे लड़ना चाहता है। लेकिन हमें वहां पर आए हुए उन कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पावर देखने के बाद काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, इसीलिए उनमें से कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता और करेगा भी कैसे, क्या वो सब लोग मरना चाहते हैं।